गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिरला इंटरनेशनल स्कूल वेलकम्स यू। आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट पढ़ा था, कंटिन्यूअस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसका यूज आएगा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में 12th आरबीसी के अंदर डेरिवेशन है। ठीक है, कुछ डेरिवेशन है जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन जो मिलेगा वो इन डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के डेरिवेशन मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से, जितने भी डेरिवेशन है उन सबको डेरिवेशन को अच्छे से समझना और इनको लर्न करना। ठीक है, चलिए तो अपना जो आज का फर्स्ट डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हम लोगों को ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना सबसे पहला डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का। इलेक्ट्रिक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मान लीजिए ये कोई एक लाइन है ये कोई एक लाइन है जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक इसकी लेंथ, और ये इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूं, इस लाइन का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर ही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैं आपको पहले समझाने जा रहा हूं, इस डायग्राम से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों को गाउस लॉ यूज करना है। तो गाउस लॉ के लिए हम लोगों को क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो डेरिवेशन इसका अभी शुरू नहीं हुआ, ये पोर्शन मैं सिर्फ डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अब बेटा ये जो सपोज ये वायर है या कोई लाइन चार्ज है, ये जो है ना इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। जो इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर दो एलिमेंट ले रहा हूं, ये A1 और ये A2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, और इस पे पॉइंट कौन सा, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अवे होती है ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है, E1 A2 E3 कुछ भी। ठीक है, वैसे के वैसे ये P पॉइंट, इस एलिमेंट से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये मिल गया। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने पहले इक्वल लिया था। ये जो दोनों एलिमेंट है मैंने सेंटर पॉइंट से दोनों पहले क्या लिया था, इक्वल लिया था ना। तो इक्वल लिया था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, थीटा थीटा मिलेगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, इस इंफिनिटी चार्ज लाइन चार्ज के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी
तो मेरे को ये एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा और ये भी मिलेगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो किसी भी 90 डिग्री के अंदर एक एंगल अगर सपोज थीटा है और टोटल 90 है तो सेकंड वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, चलिए, और ये P पॉइंट है, ये पॉइंट P है, इसका कंपोनेंट मैं इधर ले लेता हूं तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा है तो cos थीटा sin थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, तो E1 sin थीटा। इसका कंपोनेंट में अगर इधर लूंगा तो E2 sin थीटा 90 है sin थीटा, और इस तरफ इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट E1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट E2 cos थीटा। ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स पर पॉइंट चार्ज है वो इक्वल है, दोनों एलिमेंट्स पे पॉइंट चार्ज क्या है इक्वल है। अब जैसे ही इसके ऊपर पॉइंट चार्ज इक्वल होंगे तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकलेगी वो भी क्या होगी इक्वल होगी, तो E1 इक्वल टू E2। जैसे ही दोनों पॉइंट पर दोनों एलिमेंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगी P पॉइंट पे, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, y एक्सिस वाले कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम लोगों को y डायरेक्शन में तो नहीं मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, और x डायरेक्शन में दोनों ही कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, दोनों ही कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं x कंपोनेंट में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे तो हम लोगों को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिलेगी, वो किस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर मिल रही है हम लोगों को, लाइन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन, हमने इस डायग्राम से ये सीखा है कि इंफिनिटी लाइन चार्ज से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और उससे जो डायरेक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। ये परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लाइन चार्ज की डायरेक्शन का डायग्राम था। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ी सी जगह काम में है तो मैं डेरिवेशन इसको मिटा के शुरू कर रहा हूँ। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है कि डायरेक्शन क्या मिल रही है आप लोगों को, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। अब शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। चलिए, सपोज ये मान लीजिए ये इंफिनिटी लाइन चार्ज है, इस पर चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, गाउसियन सरफेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस सिलेंडर ले रहा हूं। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक सिलेंडर। इसका टोटल लेंथ सपोज स्मॉल l ले रहा हूं, और ये वायर का सेंटर पॉइंट है, तो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पे पॉइंट P है, और यहाँ पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए अब सिलेंडर के सरफेस कितने हैं, टोटल सरफेस कितने हुए, एक सिलेंडर का सरफेस नीचे वाला, एक ऊपर वाला, और एक ये जो राउंड वाला है, तो 3 सरफेस हुए ना टोटल। तो सिलेंडर के सरफेस कितने हुए 3। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये जो राउंड वाला है वो नंबर 3। मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ 3 नंबर, तुम लोग यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसे घूम के ये जो राउंड वाला है ना, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे लो सरफेस 3 है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को डायरेक्शन शो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि गाउस का लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या कह रहा है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू सरफेस के लिए E डॉट डेल एस, या डी ए लिख दो, डेल एस लिख दो, एरिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट एरिया। तो हम लोगों को इसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो E का डायरेक्शन हमने क्या निकाल रखा था, परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। तो ये लाइन चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर, तो E का डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे, अच्छा ये P पॉइंट ले रखा है, C वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, तो इस पर E का डायरेक्शन इस तरफ, और इस पॉइंट पे भी E का डायरेक्शन इस तरफ। तो E का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज हो गया। डेल एस क्या होता है, एरिया, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जो एरिया होता है ना, स्मॉलेस्ट एरिया, उसका डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा डेल एस का ये डायरेक्शन फर्स्ट सरफेस। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये जो सरफेस है अराउंड, इससे परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होगा ये, तो यहाँ डेल एस बन जाएगा थीटा इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा मेरे को 0 डिग्री, ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। चलिए, और यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की डायरेक्शन में डेल एस मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, 3 सरफेस है, तो तीनों का ऐड कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। तो फाई इक्वल टू फाई 1 E डॉट डेल एस प्लस फाई 2 E डॉट डेल एस प्लस फाई 3 के लिए E डॉट डेल एस, ठीक है। डॉट हटा होगा तो कॉस हटाएगा, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, E डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। 1 ले लेता हूं, सेम टू सेम सेकंड के लिए E डेल एस कॉस थीटा 2, और थर्ड वाली सरफेस के लिए E डेल एस कॉस थीटा 3। थीटा 1 का वैल्यू क्या आया था, 90 डिग्री, थीटा 2 भी 90 डिग्री, थीटा 3 0 डिग्री, ठीक है। थर्ड वाला सरफेस ये लिया था, तो कॉस 90 कॉस थीटा 1, मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 इक्वल टू कॉस 90, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 क्या 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये दोनों सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा हम लोगों को, 0 मिलेगा। तो बचेगा कौन सा, ओनली फॉर थर्ड नंबर वाला सरफेस, E डेल एस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू E बाहर लेता हूं, थर्ड सरफेस डेल एस, ठीक है, कॉस 0 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल कर रहा हूं, ठीक है, दोनों ही फाई के इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E सरफेस थर्ड डेल एस, ठीक है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं, ये आ गए। हम लोगों को क्या निकालना है, E का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इससे क्या निकालना है, E का वैल्यू निकालना है। सिग्मा क्यू का वैल्यू क्या कहना चाह रहा है, सिग्मा क्यू का मतलब क्या, टोटल चार्ज। इस ये जो लाइन है इस पे टोटल चार्ज, ये लाइन इंफिनिटी तक फैली हुई है, हमारे पास ऐसा कोई तरीका है नहीं जिससे हम लोग इसका चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा था, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, वो क्या कह रहा था
कि अगर किसी लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो उन टोटल क्या सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या लेते हैं, लैम्डा इनटू डीएल, लैम्डा इनटू डीएल लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन डीएल आता, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएल आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा डीएल। और हम लोग इतना सा ले रहे हैं तो डीएल की जगह एल आ जाएगा, ठीक है, एल आ गया, ठीक है, ये सिग्मा क्यू का वैल्यू आ गया। और डेल एस सरफेस थर्ड के लिए, डेल एस एरिया, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आउटर पोर्शन एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एल, एरिया क्या आएगा 2 पाई आर एल, ठीक है, क्या आएगा वैल्यू पुट कर लो, तो सिग्मा क्यू के अंदर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इनटू 2 पाई आर एल, ठीक है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ई इक्वल टू, इन सबको अपॉन में भेज देता हूं, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि 2 से 2 करने पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो e इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू होता है, k का, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। ये जो फॉर्मूला मिला है ये मेरे को मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद द हेल्प ऑफ गाउस थ्योरम, गाउस लॉ, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। पॉज करके अगर नोट्स बनाने हैं तो आप लिख लीजिए। अगर आप लोगों के दिमाग में आया होगा सर यहाँ पे 5 1 इक्वल टू 2 1 प्लस 2 प्लस 3 में सीधा पॉइंट, ये फॉर्मूला ये तो आपने यहाँ पे वैसे ही लिख रखा है, तो ये नहीं लिख के सीधा cos थीटा का वैल्यू पुट करके सीधा मैं ये लेके आ सकता हूँ, मतलब इस स्टेप से सीधा मैं ये स्टेप लेके आ सकता हूँ। लेकिन होता क्या है कि बोर्ड के अंदर सीधा इससे ये लिखने पे नंबर करते हैं, तो स्टेप आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। ये जो डेरिवेशन मिलेगा आपको 4 मार्क्स का मिलेगा, तो जब आप स्टेप सारे लिखेंगे तभी आपको कंप्लीट 4 मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया होगा, पॉज करके लिख देना इसको अगर लिखना हो, नोट्स बनाने हो तो। अब इसके बारे में कुछ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला वाला डायग्राम्स रफ कर दूं। चलिए चलो इसकी बात कर रहा हूं। फॉर्मूला है अपने पास E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। यहाँ पे E और लैम्डा में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा बनेगा E और लैम्डा में, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बनेगा। और सेकंड वाला E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, कैसा बनेगा, पैराबोला बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए डेरिवेशन कंप्लीट, नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। अगर लिखना चाहो बना लेना इसको ग्राफ को और पोज करके लिख लेना। अगला अपना डेरिवेशन है इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम, गाउस लॉ के अंदर जो सेकंड डेरिवेशन है वो है इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, ठीक है। इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, पहले मैं आपको कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। तो बेटा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का क्या होता है, देखो सपोज ये कोई सीट है, ये कंडक्टिंग सीट है, ठीक है। कंडक्टिंग का मतलब जिसके अंदर चार्ज फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो जैसे चार्ज फ्लो हो सकता है, तो मैं अगर यहाँ पे प्लेस करता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इस कंडक्टिंग सीट के अंदर प्लेस करे, ठीक है। तो इसमें ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन से ये यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा इधर, और ये सरफेस पे आ जाएगा इधर, ये रिपल्सन के कारण इधर सरफेस पे आ जाएगा और ये रिपल्सन के कारण इधर सरफेस आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टिंग शीट होती है उसके अंदर चार्ज जीरो होता है, कंडक्टिंग शीट के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिपल्सन के कारण चार्ज कहाँ आ जाते हैं,
बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सीट में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सीट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने चार्ज सपोज यहाँ पे प्लेस करे हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन तो होगा, लेकिन ये चार्ज मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती ना नॉन कंडक्टिंग सीट में, तो ये चार्ज जहां पे हमने रखे हैं वहीं रहेंगे, जहां प्लेस करे हैं वहीं आपको मिलेंगे, बाहर सरफेस पे नहीं मिलेंगे। अगर सरफेस पे किया है तो सरफेस पे रहेगा, अंदर रखा हुआ है तो अंदर रहेगा, जहां रखा हुआ वहीं रहेगा, ठीक है। कंडक्टिंग में क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सारे सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, नॉन कंडक्टिंग में अंदर ही रहेंगे, जहां रखा हुआ है वहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों डेरिवेशन को समझना है विद द हेल्प ऑफ गाउस थ्योरम। तो पहले मैं आपको नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट का करवा देता हूँ, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट, तो बेटा नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट के अंदर पहले डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम लोग को डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं नॉन कंडक्टिंग सीट है और जहां पर हमने चार्ज रखा हुआ है, सपोज चार्ज मैंने यहाँ रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है तो बाहर रहेगा, अगर सीट के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो अंदर रहेगा, वो मूव नहीं करेगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सीट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सीट आप लोगों को इस तरफ से दिख रही है, एक्चुअल में ये मैंने सीट ऐसे ले रखी है, ठीक है। 2D में आपको ऐसे दिख रही है, ये सीट है ऐसे, ये इनफाइनाइट है, ये भी सीट जो है वो इनफाइनाइट है, इसका जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है, हम इसको इनफाइनाइट ले लेते हैं सब तरह से। चलो ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेता हूं और इस सेंटर पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, उस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये सीट इस तरह से, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट। अब मैं इसमें भी क्या कर रहा हूं, एलिमेंट ले रहा हूं A1 और एलिमेंट ले रहा हूं A2, ठीक है। डायरेक्शन का जो डायग्राम बनेगा सेम टू सेम वैसा बनेगा जैसा हमने लाइन चार्ट के लिए किया है, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट से हम लोग P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे, तो इस तरफ डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और वापस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके कंपोनेंट लूंगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो वो का वो डायग्राम बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। सिर्फ क्या हुआ, इस सीट की जगह, ये जो नॉन कंडक्टिंग सीट है इसकी जगह वहां पे क्या था, सिर्फ एक लाइन चार्ज था, ठीक है। बाकी इधर वाला पोर्शन एच डी डायग्राम बनेगा और इसके भी कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें भी ऐड जाएंगे, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो मिलेगा वो किस तरफ मिलेगा, परपेंडिकुलर टू द नॉन कंडक्टिंग सीट। ये नॉन कंडक्टिंग सीट ऐसे हैं, इसके परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है कंडक्टिंग सीट वाला, उसमें मैं ये डायग्राम बना के नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों का सेम है, सिर्फ इस सीट, ये जो नॉन कंडक्टिंग सीट है इसकी जगह कंडक्टिंग वाली सीट रख देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। मैं इसमें गाउसियन सरफेस बना लेता हूं, एक सिलेंडर ले रहा हूं, इसको मैंने गाउसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। और इसके ऊपर टोटल सरफेस कितने हैं, 3, नंबर 1 इस तरफ वाला, ये नंबर 2 इधर वाला और ये नंबर 3 जो राउंड घूम रहा है, ये थर्ड नंबर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मेरे को मिल रहा था इधर, और इसका सरफेस डेल एस का डायरेक्शन भी किधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी इधर और डेल एस किधर मिलेगा, अपवर्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो ये सरफेस ऐसा है,
नॉन कंडक्टिंग सीट है इस तरफ से, तो परपेंडिकुलर ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। और डेल एस का वैल्यू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ पे भी थीटा क्या मिलेगा मेरे को, 0 डिग्री मिलेगा। अब गाउस लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ phi इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1, और टोटल फ्लक्स phi इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला phi का, ड्यू टू सरफेस 1 E डॉट डेल एस प्लस सरफेस 2 E डॉट डेल एस प्लस सरफेस 3 E डॉट डेल एस, ठीक है। तो डॉट हटा के सीधा मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा E डेल एस कॉस थीटा 1 प्लस सरफेस 2 E डेल एस कॉस थीटा 2 प्लस सरफेस थर्ड E डेल एस कॉस थीटा 3, थर्ड सरफेस का। थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, फर्स्ट सरफेस हमने किसको लिया था, इसको, ये फर्स्ट है, सेकंड सरफेस, तो थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है 0 डिग्री, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, तो cos 0 इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू क्या होगा 1, और cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसमें वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सरफेस के लिए 1 E डेल एस cos 0 1 हो गया, प्लस E डेल एस, ये भी cos 0 1 हो गया, और ये थर्ड वाली सरफेस E डेल एस इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, cos 90 0, तो phi इक्वल टू ये 2 टाइम हो गया, तो 2 टाइम ऑफ E सरफेस 1 2 दोनों को साथ में लेता हूँ डेल एस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दूं इक्वल, तो क्या मिलेगा मेरे को, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E 1,2 डेल एस, ठीक है। तो E का वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा क्यू क्या मिलेगा मेरे को, सिग्मा क्यू, ये कंडक्टिंग सीट है, तो एरिया के अंदर चार्ज फैला हुआ है, तो क्या होगा रो ए, रो इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ए होता था, और इन दोनों सरफेस का एरिया, ये जो सरफेस फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का एरिया में लेट कर रहा हूं ए, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने ए मान लिया, इनका वैल्यू पुट कर लो, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E, एरिया का वैल्यू ए, तो ए से कर जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट, ठीक है। तो यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ठीक है। तो कर्व कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो इसका थर्ड वाला डेरिवेशन है, ये तो हुआ नॉन कंडक्टिंग सीट, अब मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिंग सीट का। तो कंडक्टिंग सीट में क्या होता है बच्चों कि चार्ज हम लोग जहां रखते हैं वहीं होता है, ठीक है। पहले तो इसको आप लोग पूरा पोज करके, स्क्रीन पोज करके लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना। अब मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिंग सीट की, ठीक है। तो कंडक्टिंग सीट में हम लोग चार्ज अंदर रखेंगे तो भी क्या होगा, रिपल के कारण बाहर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो चार्ज जो होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है। तो अंदर वाले इसी को मैं वापस, ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो मैंने इस कंडक्टिंग सीट बना ली, इसको इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट बना ली। डायरेक्शन वैसे वैसे निकालेंगे जैसे दोनों डेरिवेशन के लिए निकाली है, ठीक है। और कंडक्टिंग सीट को मैं थोड़ा इस तरह से ले लेता हूं ताकि चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, सरफेस पे हो, ठीक है। चार्ज कहाँ हो,
सरफेस पे हो, सिर्फ सरफेस पे हो, ठीक है। ये इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको 3D दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये कंडक्टिंग प्लेट जो है बड़ी ऐसी है, लेकिन मैंने 3D दिखाने की, इसकी मोटाई बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो बीच में चार्ज नहीं होगा, सिर्फ चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे होगा, ठीक है। ये सरफेस है तो सरफेस पे होगा, ठीक है। वैसे ये भी सरफेस ही दिख रही है, इस तरफ वाली सरफेस पे होगा, इस तरफ वाली सरफेस पे होगा, ठीक है। तो चार्ज सरफेस पे होगा, ठीक है, बीच में होगा ही नहीं। तो ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है, इसका जो सेकंड वाला सरफेस है 2 नंबर वाला, इसको मैंने इस कंडक्टिंग प्लेट के बीच में ले लिया, ठीक है। तो बीच में ले लिया तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन एज इट इज होगा। ये हम लोग यहाँ पे θ1 = θ2 = 0 डिग्री ले रहे हैं, और ये सेकंड वाला जीरो नहीं हो रहा है, तो कंडक्टिंग के लिए ये सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज नहीं है, सेकंड वाले सरफेस पे चार्ज नहीं है, वो अंदर है, और अंदर चार्ज नहीं होता है कंडक्टिंग में, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ 1,2 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा डेरिवेशन, कोई चेंजेस नहीं है। 1 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये 2 हट जाएगा और ये 2 हट जाएगा, ठीक है। बाकी वाला डेरिवेशन एज इट इज, इसका भी सरफेस एरिया मैंने सरफेस का एरिया ये ले लिया, 2 हट जाएगा और यहाँ से भी 2 हट जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन एज इट इज है, सिर्फ जो डबल वैल्यू हो रही थी वो नहीं होगी, जो यहाँ डबल हो रहा था ना, ये दोनों का ऐड हो रहा था, दोनों सरफेस का, वो नहीं होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे और सिर्फ सिंगल बचेगा। तो वैल्यू आ जाएगी E = σ/ε0, और सिग्मा और एप्सिलॉन के लिए E और सिग्मा के लिए जो कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में सिर्फ कितना सा डिफरेंस था, नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर चार्ज हम लोग जहां प्लेस करते हैं, ठीक है, चाहे उसके अंदर करें, चाहे सरफेस पे करें, चाहे कॉर्नर पर भी करें, कहीं पे भी करें, तो उसका वो चार्ज वहीं रहेगा नॉन कंडक्टिंग में, ठीक है, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, तो चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करते हैं, तो चार्ज हम लोग बीच में रखें, कहीं पे भी रखें, तो रिपल के कारण, फ्लो के कारण वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के अपने तीनों डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ कंप्लीट हुए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।